संघर्ष पे आपका स्वागत है। तो पिछले सत्र में प्लेटो पे मैंने विचार किया था और प्लेटो पे विचार करते हुए मैंने साथ में ये कहा था कि प्लेटो सोक्रेटिस के शिष्य रहे हैं। तो आज इस क्लास पे मैं अरिस्टोटल पे विचार करना चाहता हूँ और साथ में ये जोड़ना पसंद करता हूँ कि ये जो अरिस्टोटल है वो प्लेटो के शिष्य रहे हैं। तो सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, इन तीनों का पाश्चात्य साहित्य चिंतन के विकास में अपना विशेष अंशता रहा है और ऐसा कहा जा सकता है कि इन तीनों ने पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय अवधारणाओं को एक ऐसी नई दृष्टि दी, एक ऐसी नई दिशा दी और इन अवधारणाओं को उन्होंने एक ऐसा आधार प्रदान किया। वैसे अरिस्टोटल ने काव्यशास्त्र के संदर्भ में जिन अवधारणाओं को हमारे सामने रखा है वो अवधारणाएं पूरी तरह से संकीर्ण कही जा सकती है, इसलिए उनको लेकर के एक ही क्लास पे विचार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने इस विषय को कई इकाइयों में बांटने का प्रयास किया है और हर एक इकाई को लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अरिस्टोटल का जन्म BC 384 में मैसिडोनिया में हुआ था और BC 345 में उन्होंने एथेंस में एक एकेडमी की, एक स्कूल की स्थापना की जो पेरिपेटिक के नाम से जाना जाता है और यह भी कहा जाता है कि अरिस्टोटल अलेक्जेंडर के गुरु रहे हैं। जो भी हो, अरिस्टोटल की वैसे बहुत सारी रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन काव्यशास्त्र के संदर्भ में उनकी दो रचनाएं हमें उपलब्ध है, रेटोरिक्स तथा पोएटिक्स। तो रेटोरिक्स में उन्होंने भाषण कला के संदर्भ में अपने विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप तो जानते हैं और साथ में मैंने भी कहा था कि उस समय में पूरे यूनान में भाषण कला को बहुत ज्यादा महत्व प्राप्त होता था, इसलिए भाषण कला के विभिन्न पक्षों को लेकर के उस समय में बहुत से चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है और अरिस्टोटल ने भी भाषण कला के विभिन्न संदर्भों को लेकर के रेटरिक्स में अपने विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और पोएटिक्स में विशेष रूप से उन्होंने काव्य संबंधी अपनी अवधारणाओं को समेटने या समाहित करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, ये जो पोएटिक्स है कि वो 26 लघु अध्यायों का एक संग्रह या समाहार कहा जा सकता है और ऐसा बताया जाता है कि उसका एक दूसरा भाग भी निकला था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक हमें वो उपलब्ध नहीं है। तो पोएटिक्स के प्रथम 4 अध्यायों में तथा 25वें अध्याय में उन्होंने काव्य के संदर्भ में अपनी धारणाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया है और 5वें अध्याय में उन्होंने ट्रेजेडी, कॉमेडी तथा एपिक के संदर्भ में एक ऐसा सामान्य विवरण देने का प्रयास किया, यानी कि उन तीनों के संदर्भ में परिचयात्मक विवरण हमें उस 5वें अध्याय में प्राप्त होता है। तो आगे के 14 अध्यायों में उन्होंने ट्रेजेडी का विस्तृत विवेचन किया है। ट्रेजेडी क्या होती है, ट्रेजेडी की क्या परिभाषा है और ट्रेजेडी के प्रमुख तत्व क्या है और अनुवाचकों पे ट्रेजेडी का वो जो प्रभाव पड़ता है कि वो किस तरह का होता है और ट्रेजेडी की क्या प्रासंगिकता है। ऐसे बहुत से पहलुओं को लेकर के, ऐसे बहुत से पक्षों को लेकर के उन्होंने इन 14 अध्यायों में विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और अंतिम अध्यायों में उन्होंने ट्रेजेडी तथा एपिक की तुलना करते हुए दोनों के साम्य वैषम्य पर विचार करने का प्रयास किया है और प्रकारांत से यह साबित करने का प्रयास किया है या ये रेखांकित करने का प्रयास किया है कि त्रासदी सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो जो भी हो, अभी तक जो विचार मैंने आपके सामने रखे हैं
उनके संदर्भ में, उनके आलोक में आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा कि अपने पोएटिक्स में उन्होंने काव्य को कितनी तीव्रता के साथ समझने का प्रयास किया है। ठीक है, पहले ही मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो अरिस्टोटल है कि वो प्लेटो के शिष्य रहे हैं, इसलिए अरिस्टोटल के विचारों को निकट से पकड़ने के लिए, निकट से समझने के लिए, करीब से पहचानने के लिए हमें प्लेटो के विचारों के साथ उनके विचारों की तुलना करनी पड़ती है। और मैं कहना चाहता हूं, जैसे प्लेटो के बारे में पिछले क्लास में मैंने बताया था कि प्लेटो ने यथार्थ पर विशेष रूप से विचार करने का प्रयास किया है, और इस यथार्थ पर विचार करते हुए उन्होंने यथार्थ के दो रूपों को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। पहला जो यथार्थ है कि वो अतीन्द्रिय होता है, यानी कि अतीन्द्रिय यथार्थ के रूप में उन्होंने इसे सामने रखा है, और दूसरा ये जो यथार्थ है कि वो सामान्य यथार्थ होता है। और साथ में उन्होंने यह भी जोड़ा है कि उस अतीन्द्रिय यथार्थ में, उस अलौकिक यथार्थ में कुछ ऐसे अलौकिक तत्व काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे अनश्वर तत्व काम कर रहे हैं, और इनकी छायाओं के रूप में उन्होंने प्रत्यक्ष जगत की वस्तुओं को स्वीकार किया है। तो कहने का मतलब ये निकलता है कि अतीन्द्रिय जगत में उपस्थित अलौकिक या अनश्वर तत्वों की छायाओं के रूप में उन्होंने प्रत्यक्ष जगत की वस्तुओं को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। दोस्तों, ये तो सही है कि अरिस्टोटल ने भी कुछ ऐसे अलौकिक तत्वों को स्वीकार किया है, और इनकी अनश्वरता को लेकर के उन्होंने भी सोचने का प्रयास किया है। लेकिन यहाँ हमें ये कहना होगा कि जिस तरह से इन अतीन्द्रिय तत्वों पे प्लेटो ने विचार किया है, उसे एकदम भिन्न अंदाज में अरिस्टोटल ने इन अलौकिक तत्वों पर, इन अनश्वर तत्वों पर विचार करने का प्रयास किया है। थोड़ा और स्पष्ट कर दिया जाए तो जहां प्लेटो ने इन अलौकिक तत्वों को अलौकिक यथार्थ के साथ या अलौकिक जगत के साथ जोड़ने का प्रयास किया था, वहां अरिस्टोटल ने प्राकृतिक वस्तुओं के साथ इन अलौकिक तत्वों को जोड़ने का प्रयास किया है। यानी कि उन्होंने ये बताया है कि ये जो अलौकिक अनश्वर तत्व है कि वो किसी अलौकिक दुनिया से आयातित तत्व नहीं है, बल्कि प्रकृति की हर वस्तु में ये जो अलौकिक तत्व है कि वो बड़ी सहजता से हमें प्राप्त होता है। यानी कि इन तत्वों को लेकर के इधर उधर भटकने और जाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि बड़ी सहजता से प्रकृति की सभी वस्तुओं में ये जो अलौकिक तत्व है कि हमें प्राप्त होता है, यही उन्होंने बताया था। और इस संदर्भ में उनकी वो जो धारणाएं है कि उन्हें और जानने के लिए, इस संबंध में और विचार हासिल करने के लिए अरिस्टोटल के कुछ और विचारों की जानकारी हमें रखनी होगी, यानी कि कुछ ऐसे और विचारों की जानकारी हमें हासिल करनी होगी। तो प्लेटो ने प्रकृति की हर वस्तु का विवेचन करते हुए यह बताया था कि हर वस्तु में दो तरह के ये जो तत्व है कि वो विद्यमान रहता है। पहला तत्व है मैटर और दूसरा तत्व है एनर्जी। यानी कि उस मैटर को हम पदार्थ के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, और इस एनर्जी को हम चेतना के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि हर वस्तु में इन दोनों की उपस्थिति जो है कि हमें प्राप्त होती है, ऐसा उन्होंने बताया था। और उन्होंने कहा कि ये जो पदार्थ है कि वो हर वस्तु में उपस्थित उसका अपना गुण कहा जा सकता है। तो उस गुण में निरंतर ये जो परिवर्तन आता रहता है कि उस परिवर्तन के मूल में एनर्जी को महसूस करने का उन्होंने प्रयास किया है, और चेतना को उस अर्थ में, उस रूप में व्याख्यायित करने का उन्होंने प्रयास किया है। तो उसे थोड़ा और एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर लिया जाए तो कोई शिशु जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है और वो एक युवक बन जाता है। तो शिशु का इस तरह से युवक में बदलना बहुत ही सहज होता है और बहुत ही वो स्वाभाविक होता है। लेकिन अरिस्टोटल के विचारों के साथ अगर उसको जोड़ने का प्रयास किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो शिशु है कि वो वस्तु होता है, और शिशु में जीवन का वो जो तत्व काम कर रहा है उसे हम पदार्थ के रूप में स्वीकार कर सकते हैं।
और इस जीवन के तत्व में निरंतर ये जो परिवर्तन आता रहता है, निरंतर ये जो विकास आता रहता है, यानी कि इस परिवर्तन की वजह से, इस विकास की वजह से वो शिशु युवक में बदलता है। तो उस परिवर्तन के, उस विकास के मूल में उन्होंने चेतना को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है, यानी कि उस शिशु में वस्तु है, पदार्थ है और साथ ही साथ एक प्रकार की चेतना भी वहां काम कर रही है। और आगे उन्होंने इन तीनों को, यानी कि वस्तु को, पदार्थ को और साथ में चेतना को प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि प्रकृति के अनुकरण के रूप में ये जो कला है कि वो हमारे सामने आती है, यानी कि कला को प्रकृति के अनुकरण के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। तो दोस्तों, अब तो ये स्पष्ट हो गया होगा कि आपको कि प्लेटो की तरह, प्लेटो की भांति अरिस्टोटल ने भी अनुकरण के रूप में कला को स्वीकार किया है और अनुकरण की उपज के रूप में उन्होंने कला को स्वीकार करने का प्रयास किया है। लेकिन अनुकरण को लेकर के प्लेटो की ये जो अवधारणा ये रही है, ये जो अवधारणाएं उनकी रही है, उन अवधारणाओं से एकदम भिन्न रूप में अरिस्टोटल की ये जो अवधारणाएं हैं कि वो हमारे सामने आती है, यानी कि अनुकरण को लेकर के दोनों के विचारों में हमें पर्याप्त भिन्नता नजर आती है, पर्याप्त ये जो अंतर है कि वो दिखाई देता है। और अनुकरण संबंधी अरिस्टोटल की ये जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को समझने के लिए सबसे पहले प्रकृति के संदर्भ में उनका वो जो निरीक्षण रहा है उसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी होगी। तो प्रकृति के संदर्भ में उन्होंने कहा, जैसे कि मैंने बताया कि प्रकृति में 3 तत्व शामिल है, यानी कि वस्तु भी है, पदार्थ भी है और चेतना भी है। तो इन तीनों के मिश्रित रूप में उन्होंने प्रकृति को स्वीकार किया है, या प्रकृति में इन तीनों का वो जो संयोजन या सम्मिलन या सम्मिश्रण प्राप्त होता है। और आगे उन्होंने ये कहा कि प्रकृति के सामने एक ऐसा आदर्श रहता है और वो आदर्श लक्ष्य के रूप में रहता है, यानी कि प्रकृति के लक्ष्य के रूप में एक ऐसा आदर्श है कि वो उसके सामने रहता है। और उस आदर्श को प्राप्त करने के लिए और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रकृति निरंतर प्रयास करती रहती है, यानी कि वो ये चाहती है कि उस लक्ष्य तक पहुंचे, उस आदर्श को अपनाए, उसके लिए सतत क्या है कि वो प्रयास करती रहती है। और साथ में अरिस्टोटल ने यह बताया है कि कवि में दक्षता होती है, कवि में एक प्रकार की कल्पना होती है, भावना काम करती है, उसकी अपनी दृष्टि होती है। तो अपनी इस कल्पना के आधार पर, अपनी इस भावना के आधार पर, अपनी उस दृष्टि के आधार पर कवि या कलाकार प्रकृति के सामने स्थित उस आशय को पहचानने का प्रयास करता है और फिर उसका अनुकरण करता है और इसके बाद क्या है कि अपनी कला की सर्जना में वो तल्लीन हो जाता है। यही उन्होंने कहा, यानी कि प्रकृति के सामने स्थित उस आदर्श को अपनी काल्पनिक क्षमता के बल पर कलाकार पहचानने का प्रयास करता है और उसका अनुकरण करते हुए अपनी कला में उसे उतारने का वो प्रयास कर रहा है। इस तरह से उन्होंने कहा। तो कहने का मतलब यह है कि प्लेटो ने भी आदर्श पर विचार किया है और अरिस्टोटल ने भी आदर्श पर विचार किया है, लेकिन प्लेटो ने अतीन्द्रिय यथार्थ के साथ और अतीन्द्रिय जगत के साथ इस आदर्श को जोड़ने का प्रयास किया। तो अरिस्टोटल ने किसी प्राकृतिक धरातल के साथ, सामान्य धरातल के साथ उन्होंने इस आदर्श को जोड़ने का प्रयास किया है, यानी कि आदर्श के संदर्भ में प्लेटो की धारणाएं अलौकिक रही है, तो आदर्श के संदर्भ में अरिस्टोटल की ये जो धारणाएं है कि वो बहुत ही सामान्य कही जा सकती है और बहुत ही सरल कही जा सकती है, क्योंकि उनके आदर्श का संबंध सामान्य जगत के साथ है, प्रत्यक्ष जगत के साथ है, प्राकृतिक वस्तुओं और प्राकृतिक उपादानों के साथ है। उसे मैं स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, आपने जूही की कली शीर्षक कविता का अध्ययन किया है, तो उस कविता में जूही की कली आती है, मलयाली आता है, लेकिन इन दोनों का विस्तृत चित्रण उस कविता में हमें प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि
इन दोनों के पीछे प्रकृति का ये जो आदर्श रहता है, इन दोनों के पीछे जीवन का ये जो यथार्थ काम कर रहा है, उसे अभिव्यक्त करने के लिए एक ऐसे माध्यम के रूप में उन्होंने जूही की कली को अपनाया है, मलयानिल को अपनाया है। यानी कि जूही की कली को अभिव्यक्त करना, मलयानिल को अभिव्यक्त करना वह कवि का लक्ष्य नहीं है, बल्कि इन दोनों के पीछे निहित एक ऐसे प्राकृतिक सत्य को, एक ऐसे प्राकृतिक आदर्श को, जीवन आदर्श को हमारे सामने प्रस्तुत करना, वह कवि का वो जो लक्ष्य है कि वो दिखाई देता है, और उसके लिए उन्होंने इन दोनों को अपनाया है। ठीक उसी तरह से हम कामायनी को भी ले सकते हैं। वहां कामायनी में मनु, श्रद्धा, इड़ा जैसे ये जो पात्र है कि वो हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन इन पात्रों की चारित्रिक विशिष्टताओं को अभिव्यक्त करना और इनके क्रियाकलापों को स्पष्ट करना वह प्रसाद का लक्ष्य नहीं है, बल्कि इन तीनों के माध्यम से जीवन के एक ऐसे आदर्श को उन्होंने हमारे सामने लाने का प्रयास किया है। समय रसता का ये जो सिद्धांत है उसे हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए एक ऐसे माध्यम के रूप में उन्होंने इन पात्रों को उस रचना में स्वीकार किया है ना, यही होता है। तो आदर्श के संदर्भ में अरिस्टोटल की ये जो परिकल्पना है कि वो इस तरह की रही है। तो वहां एक सवाल ये उठ सकता है, वो यह है कि क्या प्रकृति की किसी वस्तु का सामान्य अनुकरण संभव नहीं है? यानी कि प्रकृति की किसी वस्तु का सामान्य अनुकरण कभी भी नहीं किया जा सकता है, एक ऐसा सवाल वहां आ जाता है। और जो इस तरह के सवाल उठाते हैं, वहां जवाब के रूप में अरिस्टोटल यह बताना चाहता है कि ठीक है कि उस तरह का सामान्य अनुकरण भी हो सकता है, यानी कि प्रकृति की वस्तुओं का उसी रूप में अनुकरण किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में कुछ पंक्तियों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। द्विवेदी युग की पंक्तियां है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। देखिए खूबसूरत पंक्तियां हैं। तो इन पंक्तियों में प्राकृतिक वस्तुओं का उसी रूप में अनुकरण किया गया है और कुछ नहीं है। भावना कल्पना तो उस अर्थ में नहीं काम कर रही, लेकिन प्राकृतिक वस्तुओं को उसी रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लेकिन इस अनुकरण के माध्यम से हमारे सामने प्रकृति का वो जो सौंदर्य है और उस सौंदर्य में छिपा हुआ ये जो आदर्शात्मक स्वरूप है कि वो आता है ना। यानी कि प्रकृति के सौंदर्य में ये जो आदर्शात्मक स्वरूप दिखाई देता है, उस आदर्शात्मक स्वरूप को सामने लाने में ये जो पंक्तियां है कि वो पूरी तरह से सक्षम दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि ये अनुकरण पूरी तरह से सार्थक है। तो अरिस्टोटल भी ये बताना चाहते हैं, यानी कि सरल अनुकरण हो सकता है, सामान्य अनुकरण हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस अनुकरण के माध्यम से जीवन का कोई ना कोई आदर्श हमारे सामने उभर कर आना चाहिए। अगर अनुकरण इस तरह का कोई आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करने में सफल नहीं बन रहा है, तो उस अनुकरण को स्वीकार नहीं करना चाहिए, यही उन्होंने बताया। तो सामान्य अनुकरण हमेशा जो है कि वो संभव नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियों में क्या है कि उस तरह का सरल अनुकरण भी हो सकता है। लेकिन कवि में क्या है कि उसकी वो सामर्थ्य होनी चाहिए, कवि में वो कुशलता है कि वो होनी चाहिए। तो क्या है कि इस तरह से अनुकरण के माध्यम से, सामान्य अनुकरण के माध्यम से कोई विशेष आदर्श और कोई विशेष संदर्भ हमारे सामने उपस्थित हो सकता है, और उसे उन्होंने इस रूप में देखने, समझने और व्याख्यायित करने का प्रयास किया। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस अनुकरण पर विचार करते हुए उन्होंने इतिहास एवं काव्य को आमने सामने रखने का प्रयास किया है, क्योंकि इतिहास में भी एक प्रकार का अनुकरण काम कर रहा है और काव्य में भी एक प्रकार का अनुकरण काम कर रहा है। और इस अनुकरण की पृष्ठभूमि में इतिहास एवं काव्य में ये जो अंतर नजर आ रहा है उसे स्पष्ट करने का प्रयास अरिस्टोटल ने किया है, तो मैं उसे आपके सामने रखना पसंद कर रहा हूं। तो अरिस्टोटल की दृष्टि में इतिहास घटनाओं का और साथ ही साथ कुछ ऐसे व्यक्तियों के क्रियाकलापों का समाह होता है, और इतिहास में घटित घटनाएं जो है कि वो आ रही है।
और उन घटनाओं का संबंध या उन व्यक्तियों का संबंध निश्चित समय के साथ, निश्चित काल के साथ और निश्चित स्थान के साथ होता है। तो उस स्थान से, उस समय से, उस काल से उन घटनाओं और उन व्यक्तियों को अलग किया जा तो फिर उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन काव्य में इस तरह से नहीं है। जीवन का ये जो वैश्विक संदर्भ है वही काव्य में पेश किया जाता है और उसका किसी निश्चित समय के साथ, किसी निश्चित काल के साथ और किसी निश्चित व्यक्ति के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं है। और काव्य में जो सत्य उभर कर आता है वो सार्वभौमिक होता है, वो सार्वलौकिक होता है और सभी कालों में, सभी संदर्भों में क्या है कि मनुष्य के जीवन में उसको लागू किया जा सकता है। तो इसी तरह से उन्होंने दोनों को अलग अलग बताने का प्रयास किया है। और आगे उन्होंने ये कहा कि हमें इतिहास में बहुत सारी घटनाएं प्राप्त होती है। जैसे कि किसी धागे में कई फूलों को पिराया जाता है, उसी तरह से इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हमें प्राप्त होती है। लेकिन जरा गौर से देखने का प्रयास किया जा तो हमें पता चलेगा कि जिन घटनाओं को इतिहास में स्वीकार किया गया है वहां उन घटनाओं के बीच में ऐसा कोई आत्यंतिक संबंध नहीं है। यानी कि अलग अलग वस्तुओं के रूप में ये जो घटनाएं हैं कि वो इतिहास में नजर आती है। इसलिए अलग अलग इकाइयों में हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। आर्य संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति, गुप्त वंश, मौर्य वंश, इस तरह से अलग अलग इकाइयों में विभक्त करके हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। लेकिन काव्य में इस तरह से नहीं है। काव्य में जिन स्थितियों को पेश किया जाता है, जिन सिचुएशंस को स्वीकार किया जाता है, वह उनके बीच में एक ऐसा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध हमें देखने को मिलता है। यानी कि एक स्थिति से अलग करके दूसरी स्थितियों के बारे में सोचना थोड़ा बहुत हमारे लिए वहां कठिन हो जाता है। तो उसे भी अपने ढंग से व्याख्यायित करने का अरिस्टोटल ने प्रयास किया है। और आगे उन्होंने कहा कि कवि आजाद होता है, कवि को एक ऐसी आशा भी रहती है। यानी कि प्रकृति एवं अति भौमिकता के बीच में जो रेखाएं काम कर रही है, उन रेखाओं को तहस नहस करने या उन रेखाओं को पोंछ निकालने की ये जो आजादी है कि वो कवि को रहती है। कवि चाहे तो अतीन्द्रिय तत्वों को, कवि चाहे तो अतीन्द्रिय पात्रों को, अतीन्द्रिय तत्वों को, घटनाओं को प्राकृतिक तत्वों के साथ अपनी रचनाओं में पेश कर सकता है। विश्वसनीय अंदाज में, विश्वसनीय ढंग से ऐसे पात्रों को, ऐसे अलौकिक संदर्भों को वो अपनी रचनाओं में प्रस्तुत कर सकता है। उसकी पूरी आसानी कवि को रहती है। लेकिन इतिहासकार को इसकी ऐसी कोई आसानी नहीं है। वो अपने आप में पूरी तरह से अस्वतंत्र दिखाई देता है। अपनी तरफ से कुछ जोड़ने, अपनी तरफ से कुछ तोड़ने की कोई आसानी उसे नहीं है। जो भी है मतलब उसे उसी रूप में अभिव्यक्त करने की एक ऐसी जिम्मेदारी उसकी हो जाती है, जबकि कवि के कंधों पे ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कवि के सामने एक ऐसा लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को पूरी स्पष्टता के साथ पेश करने के लिए किसी भी विधि को वो अपना सकता है। और उस संदर्भ में कवि के लिए, कवि के मार्ग में ऐसी कोई बाधा हमें देखने को नहीं मिलती है। जो भी हो, थोड़ा आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इतिहास में और काव्य में किस तरह का अंतर काम कर रहा है। और साथ में दर्शन के साथ ही उन्होंने काव्य को जोड़ने का प्रयास किया है। इसे प्लेटो ने भी कहा था कि ये जो दर्शन है कि वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और काव्य के साथ तुलना की जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो दर्शन है कि वही सबसे श्रेष्ठ है। और दार्शनिकों की इस दुनिया में से कवियों को हमें बाहर कर देना चाहिए कि उस तरह से प्लेटो ने कहने का प्रयास किया था। लेकिन अरिस्टोटल ने उसे और एक ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया है कि ये जो दार्शनिक है कि वो भिन्न भिन्न वस्तुओं में उपलब्ध था, सार्वभौमिक यथार्थों को उन वस्तुओं में से अलग करके फिर हमारे सामने पेश करने का प्रयास करता है। यानी कि दर्शन की वजह से
सार्वभौमिक यथार्थ के संदर्भ में एक ऐसा परिचय हमें प्राप्त होता है और उस यथार्थ का एक ऐसा अनुभव हमें प्राप्त होता है। लेकिन काव्य में कुछ इस तरह से नहीं किया जाता है। काव्य में उन भिन्न भिन्न वस्तुओं के माध्यम से उस सार्वभौमिक यथार्थ का अनुकरण किया जाता है और उस अनुकरण के माध्यम से क्या है कि उस यथार्थ के पीछे निहित एक ऐसे आकर्षात्मक स्वरूप को हमारे सामने पेश करने का प्रयास किया जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि दर्शन में यथार्थ का वो जो अनुभव हमें प्राप्त होता है, जबकि काव्य में हमें उसका वो जो आकर्षात्मक स्वरूप है थोड़ा बहुत उसका भी परिचय प्राप्त होता है, या वो परम सत्य क्या है कि हमें उस संदर्भ में प्राप्त हो जाता है। तो अरिस्टोटल ने कभी भी यह नहीं कहने का प्रयास किया है कि काव्य दर्शन की तुलना में सबसे श्रेष्ठ होता है और दर्शन अपने आप में कम महत्वपूर्ण है। उस तरह से कुछ भी कहने का प्रयास अरिस्टोटल ने नहीं किया है, क्योंकि अरिस्टोटल ने दर्शन के संदर्भ में, काव्य के संदर्भ में अपने विचारों को हमारे सामने बस पेश करने का प्रयास किया है और इस संदर्भ में सोचने का पूरा दायित्व उन्होंने हमारे ग्रंथों पे छोड़ा है। बस कहने का मतलब ये निकलता है कि उन्होंने शायद यह महसूस करने का प्रयास किया है कि काव्य का अपना महत्व होता है, दर्शन का भी अपना महत्व होता है। दर्शन का जो परिप्रेक्ष्य है कि वो थोड़ा भिन्न रहता है और काव्य का ये जो परिप्रेक्ष्य है कि वो थोड़ा अलग रहता है। दोनों को आमने सामने रखकर इस तरह से उन दोनों पे विचार करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक का संदर्भ अलग होता है और अलग अलग रूप में इन दोनों को स्वीकार करना अधिक समीचीन रहेगा। शायद अरिस्टोटल यही कहना चाहते हैं। दोस्तों, काव्य के लक्ष्य के संदर्भ में भी अरिस्टोटल ने अपने विचारों को पेश किया है और उन्होंने ये कहा है कि काव्य का ये जो लक्ष्य है कि वो प्रहर्षण होता है और प्लेटो ने भी इस प्रहर्षण को स्वीकार करने का प्रयास किया था। लेकिन प्लेटो ने साथ में यह भी कहा था कि प्रहर्षण कविता का वो जो आत्यंतिक लक्ष्य है कि वो कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की तरफ से कवियों को बहुत सारी बातें सीख लेनी चाहिए और शिक्षकों की तरफ कवियों को चाहिए कि अपने अनुवाचकों को नए नए यथार्थों से, अतीन्द्रिय तत्वों से क्या है कि वो परिचित करा। उस तरह से उन्होंने बताया है। लेकिन अरिस्टोटल ने यह कहा है कि प्रहर्षण ही काव्य का परम धर्म होता है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि प्रहर्षण को उन्होंने सामान्य संदर्भ में, सामान्य परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि उसे एक ऐसे विस्तृत व्यापक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने स्वीकारने का प्रयास किया है। यानी कि अपने रेटोरिक्स में और अपने पोएटिक्स में आस्वादनीयता को लेकर के बहुत ही गंभीरता के साथ उन्होंने विचार किया है और उस आस्वादनीयता के परिदृश्य में उन्होंने आस्वादकों को दो श्रेणियों में रखने का उपक्रम किया है। और पहली श्रेणी में वो आस्वादक आते हैं जो साधारण स्तर के होते हैं, यानी कि साधारण रचनाओं में जो विषय आता है, ऐसे विषय को लेकर के वो लोग क्या है कि वो खुश हो जाते हैं और उनको आनंद का अनुभव होता है और वो प्रहर्षण का अनुभव करते रहते हैं। लेकिन मतलब आस्वादकों की ये जो दूसरी श्रेणी है, उस दूसरी श्रेणी में ऐसे आस्वादक आ रहे हैं जिनका ये जो सांस्कृतिक बोध है, जिनका ये जो आदर्श बोध है कि वो काफी ऊंचा एवं काफी गहरा होता है। तो मतलब ये होता है कि काव्य की आस्वादनीयता को उन्होंने, काव्य के लक्ष्य को उन्होंने उच्च सांस्कृतिक मूल्यों एवं उच्च आदर्शों के साथ जोड़ने का उपक्रम किया है। यानी कि जिन आस्वादकों में उच्च सांस्कृतिक मूल्य काम कर रहे हैं, उच्च आदर्श काम कर रहे हैं, उनकी आस्वादनीयता को तृप्त करने में अगर कोई रचना सक्षम निकलती है तो हमें कहना चाहिए कि वो रचना कालजयी होती है। तो प्रहर्षण को तो इस प्रकार से एक ऐसी विशिष्ट आस्वादनीयता के साथ, कुछ ऐसे विशिष्ट आस्वादकों के साथ
जोड़ने का उन्होंने उपक्रम किया है। तो इस संदर्भ में हमें ये कहना पड़ेगा कि प्लेटो ने जिस तरह से प्रहसन को देखा है, महसूस किया है, उस तरह से अरिस्टोटल ने उसे देखने, समझने और व्याख्यायित करने का प्रयास नहीं किया है। यानी कि एक ऐसे अनिर्वचनीय आनंद के साथ यहाँ प्लेटो अरिस्टोटल के उस प्रहसन का संबंध है। और इस अर्थ में उन्होंने ये कहा है कि काव्य का ये जो परम लक्ष्य है कि वो प्रहसन होता है और प्रहसन ही इसका लक्ष्य होता है। दोस्तों, मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ कि अरिस्टोटल के संदर्भ में ऐसे बहुत सारे विचारों को मैंने अभी आपके सामने रखा है, जैसे कि अरिस्टोटल ने अनुकरण पर किस तरह से विचार करने का प्रयास किया है, मैटर और एनर्जी को लेकर के उनका ये जो विचार है कि वो किस तरह का रहा है, प्रकृति के प्रति उनका वो जो दृष्टिकोण है कि वो किस तरह का रहा है, और कविता की आस्वादनीयता के संदर्भ में उनका क्या विचार रहा है, कविता एवं इतिहास में जो अंतर चल रहा है कि उस अंतर को किस रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, और दर्शन और कविता के बीच में ऐसा कौन सा वो संबंध काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत से पहलुओं को मैंने आपके सामने पेश करने का प्रयास किया है, बहुत ही संक्षेप में पेश करने का प्रयास किया है। तो अरिस्टोटल के संबंध में और भी कई मुद्दों पर विचार करने की वो जो अनिवार्यता रहती है, तो अगले सत्रों में तो ऐसे मुद्दों को लेकर मैं आ जाऊंगा। तब तक धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।